कभी सोचा है कि हम सब जिस कीबोर्ड का हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में हमारी स्पीड कम करने के लिए बनाया गया था। अजीब लगता है ना। आज हम इसी कीबोर्ड की कहानी में छुपे एक बहुत बड़े बिजनेस लेसन को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी की जो आज भी हमारे काम करने के तरीके पर असर डाल रही है। तो सवाल सीधा सा है, कीबोर्ड हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए बना है या घटाने के लिए? हम सबको तो यही लगता है कि ये स्पीड के लिए ही है, पर सच तो ये है कि जिस लेआउट पर हमारी उंगलियां रोज दौड़ती हैं, उसे जानबूझकर हमें धीमा करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, ये कोई इनोवेशन नहीं था, बल्कि एक तरह की सोची समझी रुकावट थी। तो चलिए इस केस स्टडी के पहले हिस्से में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जानबूझकर बनाई गई खामी आखिर थी क्या। देखिए, ये जो QWERT लेआउट है ना, ये स्पीड के लिए बना ही नहीं था। ये तो करीब 150 साल पुराना जुगाड़ है, एक ऐसी प्रॉब्लम का जो आज है ही नहीं। मतलब हम आज भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढो रहे हैं जिसका असली मकसद ही खत्म हो चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे बनाया ही क्यों गया था। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, जब एक बहुत बड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश हो रही थी। सोचिए, साल है 1873। उस जमाने के सबसे हाईटेक गैजेट यानी टाइपराइटर अभी नए नए आए हैं। शुरुआत में तो लेटर्स को सीधा साधा ABCD के क्रम में रखा गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसे ही कोई तेजी से टाइप करता था, मशीन की मेटल आर्म्स, मतलब वो छड़ें जिन पर अक्षर लगे होते थे, वो आपस में टकराकर जाम हो जाती थी। अब ये जाम होता कैसे था? प्रोसेस बड़ा सिंपल था। टाइपिस्ट ने तेजी से पास पास वाले बटन दबाए, मशीन की मेटल आर्म्स रिबन पर मारने के लिए एक साथ ऊपर उठीं और बूम, एक दूसरे में उलझ गईं। नतीजा ये होता था कि पूरी मशीन ही रुक जाती थी। और यहीं पर एंट्री होती है क्रिस्टोफर शोल्स की। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो सुनने में बड़ा उल्टा लगता है। उनका मकसद स्पीड बढ़ाना था ही नहीं, बल्कि स्पीड को कंट्रोल करना था, उसे धीमा करना था, ताकि मशीन बिना रुके चलती रहे। आइडिया बिल्कुल सिंपल था। जैम ठीक करने के बजाय जैम होने ही मत दो। कैसे? टाइपिस्ट को ही धीमा कर दो। उन्होंने क्या किया कि जो लेटर सबसे ज्यादा एक साथ इस्तेमाल होते थे, जैसे T और H, उन्हें कीबोर्ड पर एक दूसरे से दूर रख दिया। इससे टाइपिस्ट को उन्हें टाइप करने के लिए अपनी उंगलियों को ज्यादा घुमाना पड़ता था, जिससे स्पीड अपने आप कम हो जाती थी और मशीन जैम नहीं होती थी। इसे समझने के लिए ना एक रोड ट्रैफिक की एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेटी लेआउट एक पुराना घुमावदार गांव का रास्ता है। ये रास्ता धीमी घोड़ा गाड़ियों के लिए बना था और इस पर जगह जगह स्पीड बम्प्स लगा दिए गए ताकि गाड़ियां टकराए नहीं। अब आज की टेक्नोलॉजी को देखिए, हमारे डिजिटल कीबोर्ड, ये तो मॉडर्न सुपर हाईवे पर दौड़ने वाली सुपर कार्स जैसे हैं। पर हो क्या रहा है, हम अपनी इन सुपर कार्स को आज भी उसी पुराने टूटे फूटे रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आज के डिजिटल कीबोर्ड में तो कोई मेटल आर्म्स हैं ही नहीं जो जाम हो सकें। तो फिर हम 150 साल पुराने इस सिस्टम को आज तक क्यों ढो रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, हम अपनी आदतों में, अपनी मसल मेमोरी में लॉक इन हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है पाथ डिपेंडेंस। ये बहुत पावरफुल चीज है। इसका मतलब यह है कि अतीत में लिया गया कोई एक फैसला, भले ही उस समय वो सही लगा हो, वो आने वाले भविष्य के लिए हमारा रास्ता तय कर देता है। और फिर उस रास्ते से हटना बहुत मुश्किल या महंगा हो जाता है, भले ही हमें बाद में उससे बेहतर रास्ते मिल जाएं। QWERT इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं है कि बेहतर विकल्प नहीं है। जैसे द्वारक लेआउट को ही देख लीजिए, इसे खास तौर पर स्पीड और आराम के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम है स्विचिंग कॉस्ट की, मतलब क्वार्टी से द्वारक पर जाने की कीमत। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कीमत है सालों की आदत को बदलने की, पूरी टाइपिंग फिर से सीखने की, और ये बहुत बड़ी कीमत है। और ये आंकड़ा, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 90% से भी ज्यादा मार्केट पर QWERTY का कब्जा है। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक कीबोर्ड लेआउट नहीं रहा, ये एक स्टैंडर्ड बन गया है। इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। जब हर कोई एक ही चीज इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारी उंगलियों को इसकी ऐसी आदत पड़ चुकी है, हमारी मसल मेमोरी इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम इस पुराने कम कुशल सिस्टम में ही फंसे रह गए हैं। तो अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी कहानी से बिजनेस और स्ट्रैटेजी के लिए क्या सबक मिलते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक,
हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, ये लाइन किसी भी कंपनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। दूसरा, बदलने की लागत यानी स्विचिंग कॉस्ट अक्सर हमें पुराने और बेकार सिस्टम से बांधे रहती है। और तीसरा, कोई चीज़ अगर ठीक ठाक काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है। अक्सर यही ठीक ठाक वाला एटीट्यूड हमें एक बेहतरीन सोल्यूशन अपनाने से रोक देता है। तो अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा अपनी कंपनी, अपनी टीम, अपने काम करने के तरीकों को देखिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कौन सा क्यूमर्टी छिपा हुआ है? वो कौन सी पुरानी इनएफिशिएंट प्रोसेस है जिसे सब सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है? उसे ढूंढिए